होर्मुज को लेकर ईरान दुनिया के सामने हर दिन एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अगर कुछ देश फीस देकर अपना जहाज ले जाते हैं तो क्या ट्रंप को मंजूर होगा? ईरान को फीस देते ही फैसला हो जाएगा होर्मुज का हाकिम ईरान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी देश यही समझ रहे हैं कि ईरान की कहानी 1-2 महीने की है, अभी उसकी सारी शर्तें मान लो, फिर जब वह बर्बाद हो जाएगा, इस्राइल और अमेरिका की सरकार वहां आ जाएगी तो उन शर्तों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हो सकता है इसी चक्कर में बाकी देश आधे अधूरे मन से इधर उधर का स्टैंड ले रहे हैं। ईरान का कहना है कि वह सदियों तक लड़ता रहेगा मगर सरेंडर नहीं करेगा। होर्मुज के संकट को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे युद्ध अपने आप में कोई संकट नहीं, होर्मुज ही संकट है। एक पल के लिए मान लीजिए होर्मुज खुला है, खोल दिया गया है, इस्राइल और अमेरिका तेहरान पर बम गिराए जा रहे हैं और जवाब में ईरान कतर, सऊदी, कुवैत, बहरीन के तेल और गैस की रिफाइनरी पर मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या होर्मुज के खुले होने भर से तेल और गैस का कारोबार सुचारू रूप से चल पाएगा? कतर के रास लफान पर ईरान के हमले के बाद रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। जब तक रिफाइनरी टारगेट पर है, होर्मुज के खुल जाने से सप्लाई की सारी समस्या खत्म नहीं हो जाती। 22 देशों ने ईरान से अपील की है कि होर्मुज को खोल दें। इसमें जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, कनाडा के भी प्रधानमंत्री हैं, भारत नहीं है। इसके जवाब में जापान में ईरान के दूतावास ने बयान जारी किया कि क्या ये देश जानते नहीं कि अमेरिका और इस्राइल के हमले से पहले यहां क्या स्थिति थी? सालों तक ये देश सभी मुफ्त में इस रास्ते से अपने जहाज लेकर जा रहे थे। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान कभी इस रास्ते से कोई लाभ नहीं ले पाया, दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा है। क्या वह ईरान के संयम का उदाहरण नहीं था? अमेरिका और इस्राइल के आक्रांताओं की तरफ से बोलना बंद कीजिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयान मत जारी कीजिए। हमले को रोकिए। अमेरिका और इस्राइल हमला जारी रख सकें इसलिए इसी तरह के बयान की उम्मीद करते हैं। कम से कम कुछ तो फेयरनेस रखिए। एक सवाल ईरान की जवाबी क्षमता पर भी है। इस हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्हें लेकर अमेरिका दूसरे बहाने बना रहा है और ईरान दावा कर रहा है कि उसने क्षतिग्रस्त किए हैं। जिस तरह से अमेरिकी लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं उससे रक्षा के एक्सपर्ट भी हैरान हैं। फिर भी यह सवाल है कि क्या ईरान वाकई इस्राइल और अमेरिका से टक्कर ले रहा है? वह कब तक अंधाधुंध मिसाइलें दागता रहेगा? ईरान इस चौथे हफ्ते में भी अमेरिका और नेतन्याहू के सामने बेशक कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन उसे भारी नुकसान तो उठाने पड़े हैं। क्या ईरान जवाब में खाड़ी और इस्राइल के पावर प्लांट को नष्ट कर पाएगा? तेहरान के एक बड़े बैंक पर जब हमला हुआ तब ईरान ने यही कहा कि वह भी बैंकों पर हमला करेगा। बैंकों की तरफ मिसाइलें दागी गईं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे लगे कि ईरान ने बैंकों को नष्ट कर दिया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में जहां 250 से अधिक बैंकों के दफ्तर हैं, वहां मिसाइलें दागने की खबर आई मगर नाकाम भी कर दिया गया। उसके बाद ऐसी कोई खबर आई नहीं, ना ईरान ने कोई दावा किया। इस बात को भी नोट कीजिए कि इस्राइल ने दावा किया है कि ईरान के 92% से अधिक मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, यानी उसका 8% हमला ही जमीन तक पहुंच पाता है। लेकिन अब इस दावे को इस खबर के साथ मैच कीजिए। कतर ने ईरान की कितनी ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया मगर एक मिसाइल कतर के रास लफान तक पहुंच गई, उसका प्लांट बंद हो गया, जिसे ठीक करने में कहा जा रहा है 3 से 5 साल लग सकते हैं। सवाल है ईरान की 100 में से 92 मिसाइलें रोक दी जाएं तब भी उसकी 8 मिसाइलें खाड़ी के देशों की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राइल जिस तरह से ईरान का नुकसान कर रहे हैं, ईरान उसकी बराबरी अपने हमलों से करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप होर्मुज के कारण तबाह अर्थव्यवस्था को निकाल दें तब इस लड़ाई में दोनों की क्षमता का अंदाजा कुछ अलग तरीके से होता है। दोनों कई जगहों पर कमजोर नजर आते हैं और एक दूसरे पर भारी भी। अमेरिका और इस्राइल ईरान में ज्यादा तबाही कर रहे हैं। आज ईरान ने बहरीन और सऊदी अरब के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया। IRGC ने कहा बहरीन के 5th फ्लीट और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। इस जंग में ईरान पहले भी यहां अटैक कर चुका है। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ही ईरान ने अमेरिका के 5 ऐसे हवाई जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया जिनसे हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जाता है। ईरान और सऊदी के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है, एक नया आकार लेती जा रही है। ईरान सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में ऊर्जा के ठिकानों पर बार बार अटैक कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र में ईरान के 2 ड्रोन को भी नष्ट किया गया। सऊदी अरब के अखबार सऊदी गजेट में
रिपोर्ट हुआ है कि इस इलाके में कुल 15 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। 18 मार्च को अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब ने 438 ड्रोन और 36 बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों को नाकाम कर दिया। सऊदी अरब ने भी कतर की तरह ईरान के 2 डिफेंस अटैचे और उनके स्टाफ को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। सऊदी अरब का दावा है कि रियाद की तरफ आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। सऊदी अरब को घिरा देख फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से बात की और हमले की निंदा की। यह सब कुछ हो रहा है कि किसी तरह तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो जाए, लेकिन ईरान जानता है कि सप्लाई बंद हुई है। तभी इन देशों को समझ आ रहा है कि इस युद्ध का कोई मतलब नहीं था। इस बीच 19-20 मार्च की रात हिंद महासागर के एक सुदूर टापू पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। डिएगो गार्सिया नाम के इस टापू पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के एयरबेस हैं। 2500 अमेरिकी सैनिक यहाँ हैं। वियतनाम से लेकर इराक, अफगानिस्तान, यमन पर होने वाली अमेरिका की बमबारी का बेस है डिएगो गार्सिया। 20 मार्च की सुबह खबर आई, यहां पर ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमले की कोशिश की। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, दूसरी को अमेरिका की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस खबर को लेकर सनसनी फैल गई कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया, मगर अभी तक यह साफ नहीं कि हमला किया किसने। लेकिन यह जरूर साफ है कि डिएगो गार्सिया पर हमले की खबर ने एक नया डर पैदा किया है कि कहीं यह युद्ध पश्चिम एशिया से बाहर तो नहीं निकल रहा। ईरान ने अभी तक इस खबर से दूरी बनाई है। उसका कहना है कि इस्राइल ने डर फैलाने के लिए खुद हमला किया, यूरोप के देशों को अपने पक्ष में उतारने के लिए ऐसा किया। इस्राइल की सेना ने ट्वीट किया है कि ईरान की मिसाइलें लंदन, पेरिस, बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। उसके नेता वीडियो जारी कर रहे हैं। जो हाल इस्राइल का हो रहा है वो यूरोप के किसी भी शहर का हो सकता है। अभी तक यही समझा जाता था कि ईरान 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर तक मिसाइलें भेज सकता है। अमेरिका की ओर से इस हमले के सोर्स की पुष्टि नहीं हुई। नेटो की तरफ से भी बयान आया कि इस्राइल के बयान की पुष्टि नहीं हो सकती कि हमला ईरान ने किया। तो युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके असर की तुलना कोविड के समय से करने लगे हैं। मतलब साफ है, भयंकर तबाही हमारे दरवाजे पर है। किसकी नौकरी जाएगी, किसकी सैलरी जाएगी, पता नहीं। भारत का कौन सा हित सदा इस युद्ध में स्टैंड ना लेकर, किसी देश का नाम ना लेकर। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपना बयान खत्म किया और थोड़ी देर बाद ट्रंप का बयान आ गया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। बातचीत सकारात्मक है। ट्रंप ने इस युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी। अमेरिका के भीतर भी उनकी आलोचना हो रही है कि बिना कारण युद्ध किया। पत्रकार से लेकर उनकी सरकार के अफसर भी युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका यह बयान राहत की खबर है। युद्ध अभी रुका नहीं, लेकिन एनर्जी प्लांट और पावर प्लांट पर हमले की होड़ को 5 दिनों के लिए विराम मिला है। यह इसलिए भी हो सका क्योंकि ईरान ने लड़ने की क्षमता दिखाई। वह अकेला मैदान में टिका रहा। नेतन्याहू को ट्रंप का यह बयान पसंद आएगा नहीं। इस बीच एक और खबर आई है। यूक्रेन ने रूस के एक बंदरगाह पर हमला कर दिया है, जहां से रूस तेल का निर्यात करता है। यह उसके तेल के निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। बाल्टिक सागर के प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने हमला किया है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस की सारातोव रिफाइनरी पर हमला किया। इसका मतलब है अभी कुछ भी तय नहीं। कोई है जो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। यहां खत्म हो जाए तो वहां करना चाहता है। ट्रंप के आज के बयान के बाद भी इम्तिहान अभी मुश्किल है। याद रखना चाहिए, ईरान की शर्तें अभी तक यही हैं कि दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी देनी पड़ेगी, नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा।
क्या ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मान जाएंगे? नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या नेतन्याहू ऐसा होने देंगे? नमस्कार, मैं रवीश